पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। हमें जरूरत क्या होती है प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए किसी कंडक्टर पे, किसी चालक पे मुझे 10 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत, मुझे कितना चाहिए, 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। अब मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे पास 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस है। तब मैं क्या करूं, उन दोनों को एडजस्ट करके 10 ओम का यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसको मैं कैसा उन दोनों को ऐड करूं कि वो 10 ओम बन जाए। सपोज दैट मेरे पास 20 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है, मेरे पास 5 ओम के बहुत सारे 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं, जबकि 20 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है। तब उस कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं उनको कॉम्बिनेशन करूं, मतलब उन रेजिस्टेंसों का संयोजन करूं, उनको कंबाइन करूं, उनको जोड़ूं और उनको मैं 20 ओम का अपने आवश्यकता अनुसार बना लूं। इसलिए मुझे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसों का, प्रतिरोधों का संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोध क्या होते हैं, हमने चर्चा करी है प्रीवियस क्लासेस में कि प्रतिरोध क्या, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध करते हैं। धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट किसके द्वारा, किसी चालक तार द्वारा। जब किसी चालक तार द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है। अब प्रतिरोध के बेसिकली काम क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। अब धारा के मार्ग में रुकावट डालने के लिए मान लीजिए किसी चालक तार में हमें 50 ओम की जरूरत हो गई। अब मेरे पास 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं, मेरे पास 10 ओम के रेजिस्टेंस है, जबकि 50 ओम का नहीं। मान लीजिए मेरे पास 15 ओम के रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूं, 15 का 3 एडजस्ट करूं और एक 5 का लगा दूं, तब भी 50 हो जाएगा। या मैं 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस लगा दूं, या मैं 10 के 5 रेजिस्टेंस लगा दूं। अब मुझे लगाना किस क्रम में है, ये सारी चीजें मुझे देखने के लिए, ये सारी चीजें मुझे फाइंड करने के लिए, जानने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है, प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता होती है। अब हमने आपको प्रतिरोध बताया कि प्रतिरोध क्या होती है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले। अच्छा, अब प्रतिरोध की कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ओम के नियम का रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओम का नियम बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी चालक तार द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब ओम का नियम क्या होता है, थोड़ा सा मैं बेसिकली चर्चा कर ले रहा हूँ, पिछले दिनों हमने इस पर चर्चा करी है, पर फिर भी आप देख लीजिए कि ओम का नियम क्या होता है कि ओम्स लॉ में क्या आपको रिकमेंड करना है, क्या चीजें हैं, तो याद रखना है कि यदि चालक की, मान लीजिए चालक है, इसकी भौतिक परिस्थितियां ताप, दाब, उत्प्रेरक, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसमें दी गई धारा, मतलब इसमें प्रवाहित धारा लगाए गए या उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती। मतलब क्या कि किसी चालक में विभवांतर भी है तो जो उसमें लगाई गई धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, या किसी चालक में पहले ही जो धारा होती है, किसी चालक में धारा उत्पन्न विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब V और I अनुक्रमानुपात में होंगे, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, V = RI। तो जो R है ये ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है कि जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने बताया था कि यदि चालक की भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हो तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब V प्रोपोर्शनल I, जितना V प्रोड्यूस करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करेगा, धारा भी प्रोड्यूस, मतलब धारा प्रोड्यूसिंग जितना उतना उसके प्रोपोर्शनल में कौन सा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब V प्रोपोर्शनल I, मतलब लगाए गए धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो V = RI। R क्या है यहाँ पे, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, V क्या पोटेंशियल है, और ये क्या है, I क्या है, I करंट, धारा, मतलब V = RI। तो हम लिख सकते हैं क्या कि R = V/I। ठीक है, ये अपना क्या है, यही है ओम का नियम। इसी ओम के नियम की सहायता से
विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, मतलब इस नियम के सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप देख लें प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बेसिक कितने प्रकार से होता है? प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जो से प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ने की व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? बेसिकली 3 प्रकार से हो सकता है। जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। पहला क्या हो सकता है? सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या हो सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर संयोजन। और तीसरा क्या हो सकता है? पहला हो सकता है सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या हो सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा क्या हो सकता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन मतलब किसी प्रतिरोध का संयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, मतलब किसी प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। वो सीरीज वाइज में हो सकता है, वो पैरेलल हो सकता है, वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो अपन पहले पे चर्चा कर लेते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए मेरे पास एक ये प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध मेरे पास ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध मेरे पास ये हो गया। ठीक है, 3 प्रतिरोध है। सपोज दैट ये R1, R2, R3, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। हमने क्या किया, एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या, कोई कुंजी के लगा दिया। कुंजी मतलब स्विच मतलब बटन। ठीक है, अब आप देख लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ये मान लीजिए सर्किट है, एक परिपथ है। अब मुझे समझना है, मैं इसको इसलिए बिठा देता कि आपको मैं समझा सकूं, आपको समझ में आए कि रियल सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में करना क्या है। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा, तीसरे प्रतिरोध की ये पहला, ये दूसरा। कितने प्रतिरोध आ सकते हैं? जितने प्रतिरोध आपको जोड़ना होते हैं। बेसिकली मैंने 3 प्रतिरोध लेके आपको हैंडल किया, सॉल्व किया, बताया है, आप देख लो। पहले प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल, मतलब ये पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा टर्मिनल, दूसरा एंड ये हो गया, वो किससे जोड़ना है? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। मतलब क्या, हमने ये ऐड कर दिया ये। ठीक है, मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये हमने जोड़ दिया। मतलब आपको क्या समझना है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा परिपथ से हमें जोड़ देना है। तो ये कॉम्बिनेशन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा संयोजन? जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा परिपथ से हम जोड़ दें, तब इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अच्छा, अब आपको देखना है ये क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। अब जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इसमें क्या होता है? धारा
सभी में वही फ्लो होती है, करंट सभी में वही, पर रेजिस्टेंस के चलते सबका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे क्या V3, जबकि करंट जो धारा सभी परिपथ ये पूरे परिपथ धारा एक जैसी बनी रहती है। मतलब चेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस के चलते चेंज क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस के चलते क्या V1 V2 V3 यहाँ पर रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में कुछ रुकावट डालेगी, तो ये फिर आगे प्रोड्यूस करके भेजेगी कुछ रुकावट डाल के। इसी प्रकार R2 R3 जितने आप रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार के समय में आपको क्या याद रखना है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा दूसरे के पहले सीरीज बनाना है। सपोज दैट मैं बोलूं कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर मुझे इसी प्रकार आगे बढ़ाना है, तो इस मार्कर का जो ये वाला और इसका ओपन सिरा ये वाला, ये इसके यहाँ से एडजस्ट होगा, फिर इसी प्रकार तीसरा चौथा पांचवा, तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। मतलब मान लीजिए बहुत सारे ह्यूमंस को ले लीजिए, तो ह्यूमंस को मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो यदि मैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करूं तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मतलब कि पहले का जो फुट होगा वो दूसरे के हेड से जोड़ा जाएगा, फिर इसी प्रकार दूसरे का फुट तीसरे के हेड से, फिर तीसरे का फुट चौथे के हेड से, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब आप देख लो, अब इन पे जो उत्पन्न विभवांतर, जो इनका A और B पे कुल विभवांतर होगा, अतः A और B में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, A और B में जो कुल विभवांतर होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये पूरी सर्किट में मैं विभव फाइंड करूं पोटेंशियल, तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के मैं जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, कुल विभवांतर, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि पहले प्रतिरोध R1 के लिए, R1 में उत्पन्न विभवांतर, क्या प्रतिरोध R1 में उत्पन्न प्रतिरोध R1 में उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध R1 में उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, अर्थात V1 क्या हो जाएगा, V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध V1 में ओम के नियम से आपको पता है, ओम के नियम से क्या होता है, अभी हमने बताया है कि ओम के नियम से हम पढ़ चुके हैं क्या, कि बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ओम के नियम से क्या, V इज इक्वल टू RI, हमने अभी पढ़ा है ओम के नियम में, V इज इक्वल टू क्या होता है, RI। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि I तो चेंज नहीं हो रहा, I सब में वही हो रहा, चेंज क्या हो रहे हैं, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1I। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1I, ठीक है। इसी प्रकार R2 में विभवांतर, जो R2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू R2I। R2I क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है पर करंट जो है सब में एक सा बना हुआ है, करंट सभी में एक जैसी फ्लो हो रही है, इसलिए V2 इज इक्वल टू R2I, ठीक है। इसी प्रकार R3 में विभवांतर, तो जो R3 में विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू R3I, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, V1 V2 V3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम 1 में वैल्यू इनकी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, V इज इक्वल टू V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है, R1I, तो R1I प्लस V2 की वैल्यू R2I प्लस V3 की वैल्यू
R3 I से हमने कॉमन, तो V इज इक्वल टू I हमने कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब यदि परिपथ का कुल विभवांतर, अब यदि परिपथ का कुल विभवांतर मतलब V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। यदि परिपथ का कुल विभवांतर V है तो उसका टोटल V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, RI। अब यदि परिपथ का कुल विभवांतर भी हो तो, अब यदि परिपथ का कुल विभवांतर, हमने क्योंकि कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 V2 V3 निकालना है, मुझे कुल विभवांतर भी निकालना है। यदि कुल विभवांतर भी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू RI। इक्वेशन नंबर इसको मैं दे सकता हूं क्या, 3rd, इक्वेशन नंबर 3rd। तब हम देखते हैं अब आप देख लो यहाँ से, यदि परिपथ की विभवांतर भी हो तो V इज इक्वल टू RI। तो RI अब हम क्या करना है, समीकरण 3rd से जो मेरे को वैल्यू प्राप्त हुई V की, उसको समीकरण 2 में इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। क्या, V के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हमने 2 में पुट किया तो हमें क्या मिल जाता है, आप देख लो, 2 में रखा तो यहाँ पे RI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RI इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I दोनों कैंसिल, I दोनों कैंसिल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यदि मुझे श्रेणी क्रम में संयोजन करना है, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि अलग अलग प्रतिरोधों का योगफल तुल्य प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। मतलब R1 R2 R3 जो इनका सबका योग आएगा वो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है। अब यदि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस के लिए था, अब यदि मुझे मान लीजिए यहाँ पे 3 न हो के 5 है, 5 न हो के 6 है, 6 न हो के 10 है, n है, कितने हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 n। यदि मान लीजिए कितने प्रतिरोध हो जाए, n प्रतिरोध हो जाए, यदि n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध है तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और सबका जो योग निकल के आएगा ये तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। ठीक है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 3 प्लस Rn। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और Ri। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इनका सबका सब, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगले फॉर्म में, करंट के फॉर्म पे भी मैं शो करना चाहूँ तो I समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और क्या लिख सकता हूँ इसको, Ri। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब सभी प्रतिरोधों का जो योगफल होगा वो अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है। ये n प्रतिरोध के लिए होगा, जब n प्रतिरोध आ जाए, कितने प्रतिरोध आ जाए, अब इनका संयोजन आप श्रेणी क्रम में कर सकते हैं। मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों का योगफल तुल्य प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। अर्थात R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। जितने n है उतने आप, मतलब जितने रेजिस्टेंस है उनको आप सबको काउंट कर लीजिए तो आपको फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। अब आप देख लें, हमें पढ़ना है दूसरे टाइप का संयोजन। ठीक है। अब दूसरे टाइप श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस प्रकार का संयोजन होता है। ये इसका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। अब आप देख लो समांतर क्रम, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लो मेरे पास फिर से मैं 3 प्रतिरोध ले रहा हूं,
R1, R2 और R3। सपोज दैट मेरे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, समांतर क्रम संयोजन की, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, मुझे पढ़ने क्या, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे पास तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। मैं इनको कैसे कंबाइन करूं, किस प्रकार से मैं इनको जोड़ूं कि क्या हो जाए, समांतर क्रम संयोजन में एडजस्ट हो जाए। समांतर क्रम संयोजन में मुझे इनको मान लीजिए समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है, ठीक है। तब के लिए मैं क्या करूंगा, देखें इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक सिरे का प्रत्येक प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। सपोज दैट ये मान लीजिए, ये क्या हो गया, ये हम कह दिया भाई ये ए पॉइंट, ठीक है। मतलब इन सारे प्रतिरोधों का जो एक ओर का सिरा है वो एक बिंदु से, मतलब श्रेणी क्रम में क्या करते थे हम कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते थे और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते थे। और इसमें ऐसा नहीं, समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है, सारे प्रतिरोध के एक टर्मिनल एक पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल दूसरे पॉइंट से, मतलब ये दूसरा उनका एंड है, दूसरा सिरा है वो एक पॉइंट से। तो हमने पहले इन सब प्रतिरोध का पहला सिरा एक पॉइंट से जोड़ा और दूसरा सिरा एक पॉइंट से जोड़ा। ये इनका दूसरा टर्मिनल हो गया, ये देख लीजिए, हमने इसको बी पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने सेल या बैटरी लगा दी, कोई कुंजी के आरोपित कर दिया, करंट इसमें फ्लो होने लगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये करंट आई इसमें फ्लो होने लगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देख लो, चूंकि यहाँ पे जो करंट अपना है, करंट यहाँ तक आके सभी पार्ट्स में सिमिलर करंट जाएगा, मतलब जो करंट है वो क्या हो जाएगा, सभी में करंट जाएगा। जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी में। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे I1 करंट जाएगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I3 करंट जाएगा। पर चूंकि रेजिस्टेंस जो है R1, R2, R3 है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, तो यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो सब में सिमिलर होगा। यहाँ पे आप देखें I करंट यहाँ तक आया तो इस वाले में चला गया क्या, I1, इस वाले में I2, इस वाले में I3। यहाँ से क्या होता है, जो करंट होता है तो बाई पार्टीशन, मतलब सभी में अलग अलग करंट I1, I2, I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं, ठीक है। पर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के पोटेंशियल है, वो सबका पोटेंशियल क्या होता है, सबका पोटेंशियल सेम होता है, मतलब भी सेम होता है। क्यों, अब आप देख लो, I यहाँ तक आया, I भी प्रोपोर्शनल I बढ़ा तो भी बढ़ेगा, ठीक है, अपने बात अभी हमने चर्चा करी। पर यहाँ पे क्या होता है, I1, I2, I3 अलग अलग निकल जाता है। जब अलग अलग, पहले R1 के लिए I1 धारा, R2 के लिए I2 धारा और R3 के लिए I3 धारा चली गई, तो इनमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, पहले रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले में क्या कॉमन बात आपको समझ में आई थी कि रेजिस्टेंस यदि मैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन करता हूँ, तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट है, धारा है, वो क्योंकि एक ही सर्किट होती है तो धारा सब में सेम बहती जाती है। सर्किट तो यहाँ भी एक है, पर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में एक कंडक्टर में कंटिन्यू लगे होते हैं। पर इनमें क्या होता है कि पैरेलल लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो पैरेलल में क्या है, पहले वाले स्टेप के लिए I1 धारा, दूसरे वाले के लिए I2 और तीसरे वाले के लिए I3 धारा निकल जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या सेम होता है, भी सेम होता है, ठीक है। तब परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली कुल धारा, तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, I = I1 + I2 + I3, इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो टोटल करंट निकल के आएगा वो क्या होगा, सभी करंटों के योगफल के बराबर। पहले के लिए R1 में जो करंट गया, R2 में जो गया और R3 में गया, अर्थात I1 + I2 + I3 सबके योगफल के बराबर होगी। अब मुझे क्या करना है, पहले प्रतिरोध के लिए धारा निकालना है, ठीक है। तो पहले पर R1 प्रतिरोध R1 के लिए
प्रवाहित धारा। जब R1 के लिए प्रवाहित धारा हम निकालेंगे अर्थात क्या हो जाएगी, यहाँ पे धारा R1 के लिए क्या होगी I1। क्यों? क्योंकि मुझे ओम के नियम से पता है कि V इज इक्वल टू RI, तो I इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा V अपॉन R। ये है ओम के नियम से, ठीक है। तो पहले के लिए अर्थात I1, तो I1 के लिए क्या निकल के आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि V तो सब में सेम है, जो पोटेंशियल है वो सब में सेम है, चेंज क्या हो रहे हैं, करंट और रेजिस्टेंस अलग अलग है सबके, ठीक है। तो यहाँ पे V सब में सेम होगा, तो I1 इज इक्वल टू क्या निकल गया, V अपॉन R1, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रतिरोध R1 के लिए। इसी प्रकार की आप दूसरे प्रतिरोध के लिए निकाल दें अर्थात R2 के लिए निकाल दें, तब आप देख लें क्या प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा अर्थात R2 के लिए धारा क्या हो जाएगी, R2 में कौन सी धारा जा रही है, I2, तो क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R2, V अपॉन R2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V तो सब में सेम है, R2 चेंज है, R1 R2 R3, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा R2 V इक्वल टू RI, तो I इक्वल टू V अपॉन R से, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी प्रकार R3 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, R3 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी I3, तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। ये क्या हो गया, I1 I2 और I3 में जो प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं वो हमने क्रमशः निकाल ली, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, I1 I2 I3 के मान समीकरण एक में रखने पर I1 I2 I3 के मानों को समीकरण एक में रखने पर, जैसे हमने एक में वैल्यू रखी तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इनमें V सब में कॉमन है, तो V मैं कॉमन ले लूं, तो I इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा V, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि परिपथ में कुल धारा I प्रवाहित हो रही, मतलब ये परिपथ में कुल धारा I प्रवाहित हो, तब क्या, अब यदि परिपथ में कुल धारा I हो, तो यदि कुल धारा I है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। यदि कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, ये आप देख लें I धारा सब में अलग अलग पार्टीशन पे जा रही है, पर कुल धारा तो I है, तो यदि परिपथ में कुल धारा I है तो I इक्वल टू V अपॉन R, अर्थात समीकरण नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि समीकरण 3 से प्राप्त I के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 से I के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हमने रखा तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 पे I V अपॉन R, तो V अपॉन R, तो V अपॉन R इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा B इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, डी से डी कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या आ गया? समांतर क्रम संयोजन। मतलब आप क्या बोलेंगे कि समांतर इस प्रकार के संयोजन में, किस प्रकार के संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग प्रतिरोधों का योग का व्युत्क्रम, क्या? अलग अलग प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या कि अलग अलग प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब यदि मान लीजिए अब यदि n प्रतिरोध होने क्या मतलब, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 प्रतिरोध हमने 3 के लिए काउंट किया, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं? n हो सकते हैं। वो कितने हो सकते हैं? n तक हमने मान लिया। तब के लिए क्या होगा? 1/R टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है क्या? 1 किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ठीक है, मतलब सारे को आप काउंट कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R इसका क्या कर सकता हूँ मैं? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n 1/RI, मतलब n तक चला जाएगा। कितने टर्म तक? n टर्म्स तक n प्रतिरोध के लिए हमें ये निकाल देना है। ठीक है, मतलब सीरीज वाइज में आपने क्या देखा कि सीरीज वाइज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सिमिलर नॉर्मल था क्या? और कॉम्बिनेशन कैसा था कि पहले टर्मिनल का दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल के पहले सिरे से और दूसरे टर्मिनल का दूसरा सिरा तीसरे टर्मिनल के पहले सिरे से हमने जोड़ा था। जबकि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? सारे का पहला टर्मिनल एक पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा होता है। इस संयोजन क्या बोलते हैं हम? समांतर। अब मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? मिश्रित क्रम में ये दोनों आ जाते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाते हैं। अब मैं आपको जो मिश्रित क्रम संयोजन है वो मैं आपको कैसे बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ कि मिश्रित क्रम संयोजन कैसे होता है। ठीक है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मिश्रित मतलब क्या होता है? दोनों का मिक्सअप। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा एक हमने रेजिस्टेंस बना लिया, ये एक परिपथ हमने बनाया, हमने क्या किया? 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। अब इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध, अब आपको यदि एक चित्र दे दिया गया, बताया गया कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उपयुक्त चित्र का तुल्य प्रतिरोध, तो आपको समझना है कि संयोजन हमारा कैसा है। हमें देखना है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा से, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, मतलब कैसा संयोजन है? ये श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। अब यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 तो है तो R3, तो जो टोटल रेजिस्टेंस R निकल गया, क्या निकल गया? 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, तो जो टोटल निकल गया है वो कितना निकल गया? 12 ओम। अब यदि मान लीजिए आप कोई फिगर इस तरह दे दिया जाए, ये पॉइंट मान लीजिए बी हो जाए, ये पॉइंट ए हो जाए, इसमें कह दिया जाए कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, जो धारा है आई वो 5 एम्पियर की है। ठीक है, और जो प्रतिरोध है वो 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम का है। ठीक, अब आप इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए, मतलब इस चित्र का तुल्य, एक चित्र आपको दे दिया गया और आप बोलेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य प्रतिरोध मतलब आपको समझना है कि जो ये प्रतिरोध है उनके एक बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये धारा है इसमें 5 एम्पियर की बह रही है, ये पॉइंट हमने माना ए मान लिया, और धारा कितने की? 5 एम्पियर की बह रही है। ठीक है, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अच्छा ये ए पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए डैश में मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
अब मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि समांतर है, समांतर के लिए तुल्य प्रतिरोध हमने क्या पढ़ा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1/r कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये इतना हो गया। हमने फार्मूला में इसे वैल्यू इसकी रखी। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में 2 का करेंगे तो 2 जा तो 2 प्लस इसमें 2 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा, 5/4। अब मुझे क्या r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। ये क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसी पे आप चर्चा कर लेते हैं। हमने कह दिया कि यदि इसमें 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, जो विभव है वो क्या होता है, क्योंकि इसका विभव जो है सीरीज वाइज में विभव क्या होता है, सेम होता है। सॉरी, इसमें जो धारा होती है वो सेम होती है। ठीक है, और विभव अलग अलग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, धारा अलग अलग होती है, विभव सेम होता है। फिर हमने कह दिया कि इस प्रकार संयोजन में 6 वोल्ट विभव लगाया जाए, कितना, 6 वोल्ट यदि विभव लगाया जाए तो उत्पन्न विभवांतर बताइए, कितना उत्पन्न, सॉरी या धारा बताइए। ठीक है, तो आप I इक्वल टू V अपॉन R के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मान लो ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लिया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये कितने का हो गया, 5 ओम का। ठीक है, फिर इसके आगे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ इस क्रम में। ये कितने का हो गया, 2 ओम का, ये हो गया 4 ओम का। ठीक है, अब इसके आगे एक फिर से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने का, 6 ओम का। तो मुझे मान लीजिए पॉइंट बी हो जाए, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध मुझे निकालना है। तो आप देख लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं, ये भी इन दोनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, पर ये बीच में पैरेलल हो गए। तो सीरीज पैरेलल दोनों आ गया इस प्रकार। तो जब सीरीज पैरेलल दोनों कंबाइन हो गया, दोनों फिक्स हो गया, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोल देते हैं, सीरीज मिक्स कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। तो इस प्रकार के संयोजन में आप देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, पहले आपको इसका निकालना है, इस दोनों का। तो जब इन दोनों को आप निकाल लोगे तो ये सपोज दैट मैं इसको R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, इसको R3 मान लूँ, इसको R4 मान लूँ। ठीक है, तो पहले मुझे इन दोनों का निकालना है और इन दोनों का निकाल के एक सीरीज बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है, वो कितना निकल के आएगा, R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब आप देख लो R2 प्लस R3। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, R डैश 1/R डैश इक्वल टू 2 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो R डैश कितना निकल के आ जाएगा, 4/3। अब ये पूरा कितना हो गया। अब ये जो मेरा सर्किट बचा वो कुछ इस प्रकार का सर्किट बन गया। ए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा 5 ओम। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो था वो कितना निकल के आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, अब आप देख लो जो तीसरा है वो कितना आ गया, 6 ओम। ठीक है, अब ये सीरीज बन गई, नॉर्मल बन गई। अब आप यहाँ से नॉर्मल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 5 प्लस 4/3 प्लस 6। अब आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दो और ये आ जाएगा क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है।